हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का लेक्चर फिर से आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहां पर समाधि के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि चैनल पर आप सभी को इसी प्रकार से एक नहीं बल्कि 400 वीडियोज़ मिल जाती हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। योग दर्शन हो चाहे फिर किसी भी दर्शन से संबंधित हो, योग का कोई भी ग्रंथ ऐसा छूटा नहीं है जो कि आपको चैनल पर नहीं मिलेगा। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट या फिर आप योग से एमए या फिर डिप्लोमा किसी की भी अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर आ करके कुछ नया सीख सकते हैं, अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने समाधि के बारे में चर्चा की थी। समाधि वहाँ पर हमने थोड़ी बहुत वहाँ पर देखा था, लेकिन काफ़ी लंबा होने के कारण हमने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट आपको देने वाले हैं। तो अगर जो आपने समाधि का वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर जो जिसके बारे में हमने चर्चा की है उसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाले। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि जो समाधि हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं योग सूत्र के अनुसार, वो दो प्रकार की समाधि पढ़ते हैं। समाधि के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें समाधि दो प्रकार की मिलती है, एक है संप्रज्ञात समाधि और एक है असंप्रज्ञात समाधि। हमने इसके ऊपर चर्चा की है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपकी भूमिका बनी रहे। संप्रज्ञात समाधि क्या है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब योग सूत्र का जो प्रथम पाद है उसका अगर जो हम 41 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक सूत्र पढ़ने को मिलता है, वह है क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीत ग्रहण गाह्येषु तदंजनता समापत्ति ही। सूत्र में फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीत ग्रहण ग्राह्येषु तदंजनता समापत्ति ही। ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। इसका हमने तात्पर्य भी बताया था कि यहाँ पर था जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति जिसका निर्मल चित्त का जो ग्रहिता ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थिति का हो जाना है, वही संप्रज्ञात समाधि है। इसको हमने अच्छे ढंग से समझा है कि ग्रहिता क्या है, ग्रहण क्या है और ग्राह्य क्या है, और ये जो पूरा जो कहने का जो तात्पर्य है इसको हमने समझा है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने संप्रज्ञात समाधि यहाँ पर देखा था, लेकिन अब हम यहाँ पर इतना हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है, लेकिन अब हम यहाँ पर जो संप्रज्ञात समाधि है इसके प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि योग दर्शन में समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। लेकिन संप्रज्ञात समाधि के यहाँ पर टाइप्स हैं और वही टाइप्स हमें यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम में कुछ भी किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो जो संप्रज्ञात समाधि है इसके जो टाइप्स है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमें प्रथम पाद का जो 17वां नंबर का जो सूत्र है वो यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, वह है वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञातः। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूँ। वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञातः, अर्थात वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त संप्रज्ञात योग है। तो आपको समझ में आ गया कि जो संप्रज्ञात समाधि है, जब हमें इसके प्रकार जब टाइप्स जब पढ़ने को मिलते हैं तो वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ये 4 प्रकार की समाधि, ये टाइप्स किसके हैं? संप्रज्ञात समाधि के हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर जो वितर्कानुगत है, विचारानुगत है, आनंदानुगत है और अस्मितानुगत है, इसके भी यहाँ पर टाइप्स पढ़ने हैं, या फिर इसके भी हमें यहाँ पर इसके बारे में क्या है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। आशा है आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर रिपीट भी किया है। मैं फिर से बता दूं कि आप पिछली वीडियो जरूर देख लें। आप पिछली वीडियो देख पाएंगे या देखा होगा तो ही आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर जो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी तक हमने योग दर्शन से संबंधित 22 से 23 लेक्चर आपको चैनल पर दिए हैं। तो यहाँ पर जो वितर्कानुगत समाधि है, जब हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं तो इसका जो तात्पर्य है वह है जिसमें ध्यान का आलंबन या विचार अर्थात ध्येय विषय स्थूल पदार्थ होते हैं
वह वितर्कानुगत समाधि है। क्या है? ध्यान दें, जिसमें ध्यान का आलंबन या विचार अर्थात ध्येय विषय। ध्येय विषय किसको बोलते हैं? मैंने पहले भी कहा था कि ध्याता, ध्यान और ध्येय 3 चीजें होती हैं। तो ध्येय विषय उसको बोलते हैं जिस पर हम अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। वह कोई भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, या फिर कोई भी गुरु मूर्ति, या फिर किसी भी भगवान ईश्वर की मूर्ति, कुछ भी हो सकता है। तो वह हमारा ध्येय विषय, उसमें स्थूल पदार्थ होते हैं। जो हमारा जो ध्येय विषय स्थूल पदार्थ, स्थूल किसको बोलते हैं? जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं उसको स्थूल कहा जाता है। स्थूल शरीर, आपने जब शरीर पढ़े होंगे 3 प्रकार के शरीर हैं। तो स्थूल का तात्पर्य जो कि जिसको हम देख सकते हैं। तो अर्थात जो ध्येय विषय, जो स्थूल पदार्थ होते हैं, वह वितर्कानुगत समाधि है। तो तात्पर्य यह है कि जब आप अपने चित्त को किसी एक गुरु मूर्ति या फिर किसी भी स्थूल ध्येय पदार्थ पर एकाग्र करते हैं, गंगा जी पर करते हैं, चंद्रमा पर करते हैं, या फिर सूर्य पर करते हैं, या फिर तारों पर करते हैं, या फिर किसी गुरु मूर्ति पर करते हैं, तो जब आप अपने चित्त को ऐसे विषय में या फिर ऐसे पदार्थ में लगाते हैं, ऐसे पदार्थ में आप जब ध्यान करते हैं, जब वही ध्यान आपकी समाधि की ओर अग्रसर होता है, तो वह जो समाधि होती है वह वितर्कानुगत समाधि यहाँ पर इन्होंने कहा है। संप्रज्ञात समाधि में आपको यही पढ़ना है, संप्रज्ञात समाधि के ही ये अंदर हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया, वितर्कानुगत समाधि। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि वितर्कानुगत समाधि के भी यहाँ पर टाइप्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप परेशान ना हो। एक बार आप ये पूरा लेक्चर देख लीजिए, आपको जितना समझ में आता है आप उतनी तैयारी करें। उसके पश्चात आप अगर जो फिर भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आपका यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो कि आपका यहाँ पर आपको रिपीट करने के लिए आवश्यकता ही ना पड़े, मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझें, ध्यानपूर्वक नहीं समझोगे तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है कि आपको समझ में आया या फिर नहीं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है वितर्कानुगत। लेकिन अब वितर्कानुगत समाधि के जो टाइप्स है वह है सवितर्क और निर्वितर्क। 2 प्रकार यहाँ पर इसके जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। तो सवितर्क क्या है इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसके लिए जब हम प्रथम पाद का जब 42 नंबर का सूत्र जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र वहाँ पर आता है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पय संकीर्ण सवितर्का समापत्ति ही। सूत्र मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रत्येक सूत्र में डबल बार रिपीट करता हूं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्का समापत्ति ही। आपको पढ़ना भी आना चाहिए और हो सके तो आप याद भी करें। इसका तात्पर्य क्या है? उनमें शब्द अर्थ ज्ञान, उनमें अर्थात किन में? गृहीता, ग्राह्य और ग्रहण में। उनमें शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाधि ही सवितर्क समाधि कहलाती है। या फिर आप उनमें का तात्पर्य यहाँ पर आप जो ध्येय पदार्थ है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उनमें शब्द अर्थ ज्ञान, कोई भी वस्तु होती है तो उसके 3 चीज होते हैं, 3 पहलू होते हैं। शब्द होता है, अर्थ होता है और ज्ञान होता है। अगर जो मैंने आपको कहा कि यह वस्तु आपके पास है या फिर आपके पास ये वस्तु है, तो वो कब आपको समझ में आएगी? या फिर उसको देखते ही आपके मन में 3 चीजें उभरती हैं। एक तो शब्द, मैंने आपको कहा कि आपके पास, आपके हाथ में जो मोबाइल है, तो आपके हाथ में जो मोबाइल, तो जो मैंने जब मोबाइल बोला या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट कहा, तो आपके मन में 3 चीजें आनी चाहिए या फिर 3 चीजें वहां पर उभरती हैं। एक तो शब्द, क्योंकि मैंने कहा कि मोबाइल, तो जो मोबाइल है वह क्या है? शब्द है। अर्थ, उसका तात्पर्य क्या है या उससे क्या कार्य हो सकता है, और ज्ञान, उसके बारे में, उसका संपूर्ण ज्ञान, इस मोबाइल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें वहां पर प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है उनमें शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिली हुई समाधि ही सवितर्क समाधि कहलाती है। अर्थात जब हम किसी ध्येय विषय में जब अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, लेकिन वहां पर ये तीनों चीजें बनी रहती हैं, ये तीनों चीजें उसके साथ में मिली रहती हैं, तो वह जो समाधि कहलाती है वह सवितर्क समाधि कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा। सवितर्क अर्थात जहां पर शब्द अर्थ और ज्ञान, ये तीनों चीजें जब मिले हुए हों, तो ऐसी जो समाधि होती है वह सवितर्क समाधि होती है। सामान्य रूप से नहीं होता है। मैंने आपको कहा कि मोबाइल, तो क्या आपके मन में ये तीनों चीज़ें आती हैं? नहीं आती हैं। लेकिन जिस साधक के मन में आएंगी
तो वो इस अवस्था में पहुंचने लायक होता है। तो ये आपको यहाँ पर सामान्य रूप से समझना है। मैं व्यवहारिक शब्दों से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ध्यान रखें कि जो टॉपिक है वह काफ़ी हार्ड है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्द तो यहाँ पर व्यवहारिक प्रयोग करने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो शब्द हाई लेवल के हैं ही उनको तो हमें उसी प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा, उसी प्रकार से हमें यूज में लाना होगा। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। तो सवितर्क आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर निर्वितर्क यहाँ पर देखते हैं। तो निर्वितर्क का यहाँ पर जब पहले पाद का यानी कि जब जिसको कि हम समाधि पाद कहते हैं उसका 43 नंबर का सूत्र जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र वहाँ पर आता है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा सवितर्का। तो अब इसका तात्पर्य क्या है ये भी आपको यहाँ पर जानना है। सूत्र में फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। सूत्र है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तात्पर्य है कि स्मृति की भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि कहलाती है। क्या कह रहे हैं? स्मृति की भली भांति लुप्त हो जाने पर, स्वयं की जो स्मृति है उसका लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को, सिर्फ क्या ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली जो ये चीजें थी वह लुप्त हो जाएं, वह समाप्त हो जाएं, इनका हमें ज्ञान ही न रहे, स्मृति शब्द अर्थ ज्ञान ध्यान ही न रहे, लुप्त हो जाए, अपने रूप से शून्य हुई के सदृश उसका स्वयं का जो रूप है, यहां पर रूप के बारे में, यहां पर मूल रूप से यहां पर रूप के बारे में कहा है, उसका जो रूप है वह कैसा शून्य से सदृश हो जाए, शून्य के समान हो जाए, लेकिन केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति ही। और उस दौरान जो ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष, जो ध्येय मात्र है, जो सिर्फ हमारा जो ध्येय बच रहा है, उसका जो स्वरूप है, उसको जो प्रत्यक्ष कराने वाली, उसका जो प्रत्यक्ष करा रही है कौन? चित्त की जो स्थिति है वह निर्वितर्क समाधि कहलाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर समझना है, सवितर्क और निर्वितर्क दोनों का तात्पर्य क्या है। आशा है आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था कि जो वितर्कानुगत है उसके दो टाइप्स हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत जो दूसरी जो समाधि है वह है विचारानुगत। तो विचारानुगत समाधि के भी दो टाइप्स हैं, जिसमें कि सविचार और निर्विचार हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो सविचार क्या है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सविचार का तात्पर्य है इसमें ध्यान का आधार सूक्ष्म विषय जैसे तन्मात्रा आदि होते हैं। तन्मात्र जो विषय हैं इनके तन्मात्र यानी कि बहुत सूक्ष्म रूप से हो जाते हैं, तन्मात्र आदि होते हैं। तन्मात्र आप जानते हैं पंच तन्मात्राएं हैं, आदि होते हैं। जब विचारानुगत समाधि में शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर पिछले में क्या था, निर्वितर्क में क्या था, सिर्फ अर्थ मात्र था। यहां पर क्या है, शब्द अर्थ और ज्ञान। जो निर्वितर्क था वहां पर रूप के बारे में वहां पर उन्होंने कहा था, लेकिन यहां पर क्या है, जो सविचार है, सविचार में क्या है, शब्द अर्थ और ज्ञान इसका विकल्प रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ऐसी जो समाधि होती है इसको सविचार समाधि कहते हैं। मैं फिर से यहां पर रिपीट करता हूं, इसमें ध्यान का आधार सूक्ष्म विषय, इस सविचार जो विचारानुगत समाधि है इसके अंतर्गत जो सविचार जो समाधि है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो ध्यान का जो आधार होता है वह सूक्ष्म विषय होते हैं, अर्थात जो तन्मात्राएं होती हैं। तो तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये पंच तन्मात्राएं हैं। तो उनका हमारा जो ध्येय का जो विषय है वह क्या हो, इन तीनों में, इन पांचों में से कोई एक हो। जब विचारानुगत समाधि में शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, और जो शब्द अर्थ और ज्ञान है ये विकल्प से होते हैं नहीं होते हैं, तो ऐसी जो समाधि होती है वह सविचार समाधि कहलाती है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ये सविचार समाधि जो कि विचारानुगत समाधि के अंतर्गत है। अब सविचार आप यहाँ पर समझ चुके हैं। निर्विचार क्या है, निर्विचार क्या है, तो निर्विचार को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। निर्विचार का तात्पर्य है जब समाधि में शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प नहीं रहता। अब जो निर्विचार है इसमें जो हमारे जो विचार हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो विचार कब समाप्त होंगे, जब हमारा जो शब्द अर्थ और ज्ञान
जो सविचार था, सविचार में तो ये इनका विकल्प होता था, कभी होते थे कभी नहीं होते थे, लेकिन निर्विचार में ये सब समाप्त हो जाते हैं। शब्द, अर्थ और ज्ञान ये सब समाप्त हो जाते हैं, इनका विकल्प नहीं रहता, तब निर्विचार समाधि कहलाती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि देखो, हमें यहाँ पर क्या समझना है कि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चल रहे हैं। पहले शब्द, अर्थ और ज्ञान का पूर्ण रूप से वहाँ पर विद्यमान थे, बाद में वो जो शब्द, अर्थ, ज्ञान थे वह विकल्प से हो रहे हैं। लेकिन जब निर्विचार की अवस्था में हम जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो शब्द, अर्थ और ज्ञान जो तीनों चीज़ें होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं, उनका विकल्प ही नहीं रहता है। चित्त कैसा हो जाता है? निर्विचार, कोई विचार ही नहीं रहता। तो इस प्रकार की जो समाधि होती है इसको निर्विचार समाधि कहते हैं, जो कि विचारानुगत समाधि के अंतर्गत और इसके भी अंतर्गत किसके? संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है। आशा है आप यहाँ पर इसको समझ चुके होंगे। अब तीसरी जो समाधि है वह है आनंदानुगत समाधि, जो कि संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत है। अब ये तो आप सामान्य रूप से पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आनंदानुगत अर्थात जहाँ पर सिर्फ हमें आनंद की ही अनुभूति होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें ध्यान का विषय इंद्रियां होती हैं, इनमें जो ध्यान का विषय क्या होता है? सिर्फ इंद्रियां होती हैं। इस समाधि में अति सूक्ष्म विषयों पर केंद्रित चित्त में सत्वगुण की अधिकता के कारण, लेकिन जब इस समाधि में जो हमारा जो ध्यान है, इसमें हम जो अपने चित्त को जो केंद्रित कर रहे हैं वह सूक्ष्म विषयों पर केंद्रित चित्त में सत्वगुण की अधिकता के कारण, इसमें सत्वगुण की अधिकता होने के कारण, क्योंकि हम जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, जितना हम गूढ़, जितना हम अंदर डूबते जाएंगे, उतना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होते जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही है, सूक्ष्म विषयों पर केंद्रित चित्त में सत्वगुण की अधिकता। लेकिन यहाँ पर क्या है? सत्वगुण की अधिकता होने के कारण क्या होता है? विशेष आनंद की अनुभूति होती है। इसमें विशेष आनंद की अनुभूति होती है, तो इसी समाधि का नाम है वह है आनंदानुगत समाधि। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, आनंदानुगत समाधि का तात्पर्य क्या है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि चौथी जो अवस्था है वह है अस्मितानुगत समाधि। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में ध्यान का विषय अस्मिता होती है। अब वहां पर क्या था? आनंदानुगत में क्या था? इंद्रियां थी। अब यहां पर क्या है? विषय हैं। तो इंद्रियों का विषय क्या होते हैं? जैसे कि रूप किसका विषय है? हमारे चक्षु का। तो इत्यादि इन विषयों में जब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर और सूक्ष्म की ओर यहाँ पर चले हैं, तो यहाँ पर स्थित होने पर हमें अस्मि का भाव होता है, अर्थात सिर्फ हम स्वयं का हमें अनुभव होता है, अस्मिता होती है, अर्थात स्वयं का हमें यहाँ पर भाव होता है, मैं का यहाँ पर भाव यहाँ पर जगा रहता है। इसमें साधक योगी को केवल मैं हूँ का ज्ञान ही रहता है। तो यहाँ पर इस समाधि में सभी चीज़ों को यहाँ पर साधक भूल जाता है, सिर्फ मैं का भाव यहाँ पर रहता है। तो इस समाधि को यहाँ पर अस्मितानुगत समाधि यहाँ पर कहते हैं। ये आपको यहाँ पर समझना है। ये चारों के चारों किसके अंतर्गत के थे? संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। आशा है आप यहाँ पर इसको समझ भी पाए होंगे। लेकिन आपने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर जो ये जो समाधि है यह प्रथम स्टेज है। हम अभी ऊपर की ओर नहीं बढ़े हैं। इसमें तो हमने क्या किया? अपने चित्त को सिर्फ ऊपर की ओर उठाया है और लास्ट में हम अस्मितानुगत में आए हैं। सभी विषयों से छोड़ करके सिर्फ हम यहाँ पर मैं का भाव हमने यहाँ पर रखा है। सिर्फ मैं यहाँ पर बचा हूँ, सिर्फ मैं, सब कुछ छोड़ छाड़ा करके सिर्फ एक ही बचा है, वह कौन? मैं। अब इस मैं को भी तो समाप्त करना होगा। तो ये मैं कब समाप्त होगा? जब हम इसके आगे की समाधि में अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं। तो वहां पर मैं का भाव भी वहां पर समाप्त हो जाता है, सिर्फ ध्येय मात्र वहां पर बचता है। तो इसके पश्चात जो दूसरी जो समाधि है वह हम यहाँ पर पढ़ते हैं असंप्रज्ञात समाधि। अब असंप्रज्ञात समाधि का भी आपको सूत्र प्रथम पाद का 18वें नंबर का सूत्र पढ़ने को मिलता है, वह है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, अर्थात विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है। आपको यहां पर समझना है क्या है? विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है, वह योग अन्य है। क्या? सिर्फ जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार, सिर्फ संस्कार मात्र यहाँ पर शेष रह जाएं, आदमी व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, संस्कार मात्र यहाँ पर शेष रह जाए, तो वह असंप्रज्ञात समाधि यहाँ पर कहलाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
और यहीं पर क्या होता है, जो संस्कार यहाँ पर बचते हैं, और जब संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि ये जो संप्रज्ञात समाधि, देखो मैं आपको फिर से यहाँ पर कह दूं कि समाधि का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें, क्योंकि जो समाधि है, समाधि में हम कुछ ना कुछ तो बचा ही रहता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ध्याता, ध्यान और ध्येय 3 चीज़ें होती हैं। धारणा में तीनों चीज़ें बनी रहती हैं। ध्यान में ध्याता समाप्त हो जाता है, और ध्यान में जो प्रोसेस होती है वह भी समाप्त हो जाती है। और जो समाधि है, समाधि में सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, सिर्फ ध्येय मात्र यहाँ पर बचता है। तो ध्येय मात्र बचने के कारण यहाँ पर कुछ तो बचा। तो जब तक कुछ भी बचा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें चाहे ध्यान है, चाहे ध्येयता है, चाहे फिर ध्येय है, तीनों का समाप्त करना होता है, तीनों का विस्मरण करना होता है। तब जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की अनुभूति होती है। जो भी आप जीवन मुक्ति कहें, चाहे विदेह मुक्ति कहें, जीवन रहते हुए अगर जो आपको ये सब हो गया है तो आप जीवन मुक्त कहलाए, और जीवन उसके पश्चात आपकी मृत्यु हो गई तो आप विदेह मुक्त कहलाए। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। खैर, ऐसा भी नहीं है कि कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। हैं ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके कारण आज भी ये सब योग और ये सब चीज़ें टिकी हुई हैं, लेकिन वो सामान्य मनुष्यों के साथ, हम आपके साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा खान पान सब कुछ अलग है, भिन्न है। और ऐसे खान पान वाले समाधि की अवस्था में पहुँचें बहुत मुश्किल है। खैर, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, कर भी सकते हैं। करने के लिए हैं, की है, लोगों ने की है, इसलिए तो आज हम पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया है या नहीं हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात मैंने यहाँ पर पूरा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर रिपीट नहीं की हैं, वो इसके लिए क्योंकि हमने इसके पूर्व हमने पार्ट 1 समाधि का देखा है, वहाँ पर मैंने आपको बताया है। इसलिए आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देख लीजिएगा। पहले आपको उसी लेक्चर को देखना था, उसको देखने के पश्चात आपको ये लेक्चर देखना है। अगर जो आप देख लेते हैं तो आपको समाधि आपकी कंप्लीट, आपका जो ये चैप्टर है ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, आपका जो टॉपिक है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी को यहाँ पर चैनल पर दी जाती है, जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के लिए यहाँ पर है, जिसमें से कि प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित समाधि की संख्या है 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समाधि कितने प्रकार की हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है और पिछले लेक्चर में भी बताया है। आशा है आप इसका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित संप्रज्ञात समाधि की संख्या है। यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि के बारे में पूछा है। मैं जानबूझ करके इस प्रकार से प्रश्न आप सभी के लिए लाता हूँ कि आपको आइडिया लग जाए, आप जल्दीबाजी में कोई भी प्रश्न को ना देखें। यूजीसी नेट में यही होता है कि हम प्रश्न को देखते नहीं हैं और उसका आंसर दे देते हैं। प्रश्न सामान्य सही होता है। यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि की टाइप्स यहाँ पर पूछे हैं तो कितने प्रकार के हैं मैंने आपको बताया है, समझाया भी है। 2 है, 3 है, 4 है या फिर इनमें से कोई नहीं है, कितने प्रकार के हैं, तो ये आपको इसका सही आंसर अगर जो आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो इस दौरान यहाँ पर लाइव चैट में देना है। अगर जो आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित वितर्कानुगत समाधि की संख्या है। अब वितर्कानुगत समाधि भी मैंने आपको बताया है, इसके टाइप्स कितने हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। 2 या फिर 3 या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर आपका सही होगा वो आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो छात्र पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि चैनल पर आप लोगों को एक नहीं बल्कि 2 बुक आप सभी के लिए यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं, जिसमें कि आपको एक में 500 प्लस MCQ मिलते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिलते हैं। दोनों योग ग्रंथ आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप परचेस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। दोनों योग ग्रंथ लगभग 10 से 15 ग्रंथों को हमने यहाँ पर लिया है, जिनके की प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से समाधि किस साधन के अंतर्गत निहित है? बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो वहाँ पर हमने इसके बारे में भी चर्चा की है। आशा है आप इसका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे।
तो हमने यहाँ पर आज का जो टॉपिक था समाधि, उसका पार्ट 2 हमने यहाँ पर देखा है। समाधि का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पूरा अष्टांग योग हो चाहे फिर योग दर्शन के जितने भी मोस्ट जो टॉपिक हैं सभी के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, सभी को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। मैं फिर से यहाँ पर बता दूँ कि अगर जो आपने इनको नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएं, चैनल पर जाओगे तभी जाकर के आपको ये सब सीखने को मिल पाएगा, ये सब देखने को मिल पाएगा। सिर्फ आप चैनल पर एक वीडियो देख करके कहें कि हमें तो चैनल पर कुछ मिला नहीं, तो वो आपकी समस्या है। मेरी तरफ से पूरी मैं आप सभी के लिए कोशिश करता हूं कि आपको चैनल पर सब कुछ फ्री में यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल हो। लेकिन अगर जो आप सिर्फ एक दो वीडियो देख करके कमेंट करते हैं कि सर हमें ये टॉपिक नहीं मिला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि जो छात्र चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बता दें कि चैनल पर आपको ज्वाइन बटन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको चैनल पर कुछ मेंबरशिप यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपने किसी भी एग्जाम के अनुसार मेंबरशिप ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।